A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz। ये कहानी सिर्फ रॉकेट अटैक्स की नहीं है, ये कहानी है एक आइडियोलॉजी की। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट के दो देश ईरान और इजराइल ना कोई बॉर्डर शेयर करते हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों? इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तो पूरी मुस्लिम दुनिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पूरे अरब देश उसके खिलाफ खड़े हो गए। उस समय ईरान ने इजराइल का सपोर्ट किया। दोनों देश नॉन अरब थे और दोनों ही देशों को पड़ोसी देशों से खतरा था। उस समय ईरान और इजराइल के रिलेशन अच्छे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ईरान ने इजराइल को ऑयल की सप्लाई दी, तो वहीं इजराइल ने ईरान की टेक्नोलॉजी में मदद की। दोनों देशों के टाइज अच्छे चल रहे थे। फिर आया साल 1979। इसी बीच शाह मोहम्मद रेजा पाहलवी, जो ईरान के मोनार्क थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे क्योंकि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी सप्रेस किया जाता था। करप्शन और ह्यूमन राइट अब्यूज के केसेस भी सामने आए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये माना जाता है कि ईरान के कल्चर और रिलीजन को वेस्टर्नाइज्ड किया जा रहा था। फिर एक आदमी जो सालों से की जेल में बंद था वापस लौट आया, जो कि ईरान का नया नेता बन जाता है। वो कहता है, ना हमें डेमोक्रेसी चाहिए ना मोनार्की, हम चाहते हैं एक इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान बदल गया और उसके साथ उसकी दोस्ती भी। इजराइल के साथ सब रिश्ते तोड़ दिए गए। ईरानियन ऑयल की सप्लाई बंद हो गई। इजराइल एम्बेसी पे कब्जा कर लिया गया और वो बिल्डिंग पीएलओ को दे दी गई, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल के लिए ये सिर्फ दोस्ती का टूटना नहीं था, ये एक नया दुश्मन का आगमन भी था। एक ऐसा दुश्मन जो जमीन के लिए नहीं, सोच के लिए लड़ता था। तभी से शुरू हुई एक साइलेंट वॉर, ना बैटलफील्ड पे ना बॉर्डर्स पे, प्रॉक्सी फाइटर्स के जरिए किसी और के देश में। 1979 के बाद सिर्फ ईरान नहीं बदला, उसकी सोच भी बदल गई। आयतोल्ला ने कहा, ये रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए है। ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इराक, लेबनान, सीरिया, गाजा, हर जगह। और एक नया यूनियन बन गया, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। इसका काम था मिलिटेंट्स को ट्रेन करना, उन्हें फंडिंग देना और उनके जरिए दुश्मन को टारगेट करना। ईरान प्रॉक्सी फाइटर्स को ट्रेन कर रहा था और ईरान के हाथ पूरे रीजन में फैल चुके थे। – 1982 में इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया। गोल था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को हटाना। पर इस जंग में एक नया ग्रुप उभर के आया जिसका नाम था हिजबुल्ला। ईरान की मदद से स्पेशली IGRC ने लेबनान के शिया यूथ को ट्रेन किया और 1985 तक एक नया इस्लामिस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का कहना था, हमारी जंग सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं, ज़ायनिज़्म के खिलाफ भी है। हिजबुल्ला ने अपनी आइडियोलॉजी ऑफिशियल कर दी। 2006 तक ये ग्रुप इतना पावरफुल हो चुका था कि इसने इजराइल के अगेंस्ट फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दी। ये वॉर 1 महीने से ज्यादा चली और कई सिविलियंस और सोल्जर्स मारे गए। ये पहला वक्त था जब ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल के साथ फेस टू फेस लड़ रहा था। वॉर के बाद UN रेजोल्यूशन 1701 पास हुआ। इजराइल ने अपनी मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिए। हिजबुल्ला से बोला गया कि वो अपने वेपन्स हटा ले, पर यह हुआ नहीं। हिजबुल्ला ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग की और वहां पे सीक्रेटली अपनी प्रेजेंस मेंटेन की। रिजल्ट सीज फायर तो था, बट कांस्टेंट टेंशन इस रीजन में बनी रही और इस रीजन में कई सालों तक मिनी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। अब बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की। 1950s में इजराइल ने सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा किया। फिर 2002 में एक न्यूज़ आई कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है। इजराइल ने इसे अपने लिए एक्सटर्नल थ्रेट माना, क्योंकि एक बार अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया
तो इजराइल के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वी वॉन्ट लेट ईरान टू गो न्यूक्लियर एट एनी कॉस्ट। और तब से लेकर आज तक ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया जाता है और अभी अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से। सीज़फायर के बावजूद भी रीजन में काफ़ी टर्मोइल है